यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल आयन शो किया गया है लास्ट में OH माइनस, इसके अंदर कितने कोवैलेंट बॉन्ड्स है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और कितने लोन पेयर से, जरा बताना काउंट करके। देख के काउंट करके करना, रैंडमली गेस मत करना। देखो काउंट करके बताओ इसमें कोवैलेंट बॉन्ड्स कितने हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं। और जिसको काउंट करना नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, पूछ लो। ठीक है, एग्जाम में ऐसे रट्टा मार के नहीं जाना है, समझ के करना है। इसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड्स कितने हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कितने हैं। ठीक है, अनन्या एंड आकृति का आंसर करेक्ट है। तनिषा का आंसर गलत हुआ है। तनिषा दोबारा अपने आंसर को देखो। तो क्या आकृति, मोदित का आंसर भी करेक्ट है। हाँ काव्या करेक्ट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कितने हैं इसके अंदर। यस करेक्ट है तुम लोगों का आंसर। तनिषा तुम बताओ, यहाँ पे तुम्हें कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा दिखाई दिया, कौन सा वाले बॉन्ड को तुम कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ रही हो। जिसको तुम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल रहे हो, किस किसके बीच में हो रहा है। बॉन्डिंग तो दो आइटम्स के बीच में होगा ना। तुम जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल रहे हो, किसके बीच में हो रहा है। हाँ तनिषा, कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है इसके अंदर। हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर 0 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं। ठीक है, अगर तुम लोग डॉट क्रॉस देख के कंफ्यूज हो रहे हो, मान लो कोई डॉट एंड क्रॉस को देख के समझ रहा है कि शायद उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स है। वो तो मैंने डॉट क्रॉस दिखाया हाईलाइट करने के लिए कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट एटम्स से आया था। ये पहले ऑक्सीजन के पास था, वो पहले हाइड्रोजन के पास था, लेकिन अभी दोनों इलेक्ट्रॉन है, किसके पास है दोनों इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास ही है। दो इलेक्ट्रॉन्स है जो ऑक्सीजन के पास है। अब ये ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हो गए। आई बात समझ। इनमें रियलिटी में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तुम पहचान नहीं पाओगे कौन सा ऑक्सीजन है कौन सा हाइड्रोजन का है। वो तो मैंने हाईलाइट करने के लिए बताया है कि एक इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का है। तो यहाँ पे 3 लोन पेयर्स है, 1 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है और 0 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है। 3 लोन पेयर्स, 1 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड एंड 0 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ये पॉइंट भी क्लियर है, क्लियर है क्या। यस। एंड वाटर ब्रेक क्यों होता है, ये समझ में आया, वाटर ब्रेक क्यों करता है। बिकॉज ऑफ जो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स में ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स खींच रखे हैं हाइड्रोजन के, उस कारण से फाइनली क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और बॉन्ड ब्रेक होकर H+ अलग हो जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देता है वहीं पे और वो चला जाता है अलग। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ कहते हैं अपराजिता, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ कहते हैं। हाँ अपराजिता। नहीं नहीं, यहाँ कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। हाइड्रोनियम आयन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। वो तो बॉन्ड को देख के पहचानोगे ना कौन सा बॉन्ड है। ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, बाकी सारा लोन पेयर है। कोई याद मत रखने की कोशिश करना, सामने बॉन्ड को ड्रॉ करो और पहचानो कौन सा बॉन्ड है उसके अंदर। जब समझ आ जाए, पहचान में आने लगा, फिर याद कर लो, कोई बात नहीं है, लेकिन बिना समझे याद मत करना, अदरवाइज वहां फंस सकते हो। ये चैप्टर अब क्लियर है तुम लोगों को, केमिकल बॉन्डिंग। मेरे ख्याल से केमिकल बॉन्डिंग की सारी चीजें कवर हो चुकी है हमारी एक बार। इस चैप्टर में कुछ बाकी रहता है क्या जो नहीं पढ़ा हो। केमिकल बॉन्डिंग में कुछ बाकी रहता है। ये ऑर्बिट स्ट्रक्चर मैंने शो कर दिया था, ऑर्बिट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम एंड ऑर्बिट स्ट्रक्चर ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। यहाँ पर क्या शो कर रखा है, पहचानना है कौन सा कंपाउंड है ये किस कंपाउंड की बात हो रही है, डायग्राम को देख के पहचानो। यहाँ पे कौन सा कंपाउंड शो कर रखा है, ठीक है। मेटल जो है वो मैग्नीशियम है, मेटल मैग्नीशियम है बिकॉज उसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन्स है, 12 इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम है। नॉन मेटल कौन सा है यहाँ पर, नॉन मेटल क्लोरीन है। कितने एटम्स है क्लोरीन के, एक या दो, क्लोरीन के कितने एटम्स है, क्लोरीन के दो एटम्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन एंड 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फाइनल कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा, MgCl2। फाइनल कंपाउंड का फॉर्मूला है MgCl2। तो ऐसे बनता है MgCl2, पहले मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में था वो क्लोरीन को देना चाहता है, बट एक क्लोरीन का एटम एक ही इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्ट करता है, इसलिए 2 एटम्स को देता है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम को, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को। इसमें मैग्नीशियम में क्या पूरा हो गया, आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम हैज अचीव डैश, आफ्टर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम हैज अचीव डैश, क्या अचीव कर लिया मैग्नीशियम ने, बताओ, आफ्टर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम ने क्या अचीव कर लिया, मैग्नीशियम हैज अचीव ऑक्टेट एंड क्लोरीन ने क्या अचीव कर लिया, आफ्टर ट्रांसफर ऑफ, दोनों ने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। मैग्नीशियम ने कौन से नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव किया है, मैग्नीशियम किस नोबल गैस की तरह बन गया है, नाम बताना उस नोबल गैस का। अनन्या, गलतियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, थोड़ा रुक के आराम से करो, जल्दबाजी कुछ नहीं है, ठीक है। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जो फॉर्म किया, कौन सा नोबल गैस फॉर्म किया है, इट हैज अचीव्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। Magnesium has achieved the electronic configuration of neon, and chlorine has achieved the electronic configuration of which gas? क्लोरीन ने किसका अचीव किया है, आर्गन। क्लोरीन ने अचीव किया आर्गन का, मैग्नीशियम ने अचीव किया है नियॉन का। अच्छा, एक टर्म होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी, एक टर्म होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी, उसका मतलब क्या होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी का, ये टर्म सुना है कभी इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ दैट एटम। इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब एक पर्टिकुलर एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है बताओ, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, मैग्नीशियम का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव में पॉजिटिव दिखाता है कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, एंड 2 दिखाता है कि एक एटम से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। डन। एंड इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन कितना है, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन, हर्ष करेक्ट है आंसर तुम्हारा, यस सबका आंसर ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1 नेगेटिव बिकॉज क्लोरीन के एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, क्लोरीन के एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1 नेगेटिव। और यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, रिड्यूस कौन हुआ है, बताना जरा, यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, रिड्यूस कौन हुआ है, मैग्नीशियम क्या हुआ, ऑक्सीडाइज या रिड्यूस, क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड एंड क्लोरीन, magnesium is oxidized and chlorine is reduced, correct, magnesium oxidized chlorine reduced because magnesium ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है मतलब ऑक्सीडाइज्ड, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब रिड्यूस्ड। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। और दोनों अगर साथ में होगा तो क्या बोलते हैं उसको, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं जब साथ में होता है,
redox reaction. रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ हर्ष, लीव कर सकते हो। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। कुछ छोटे मोटे आलतू फालतू से पॉइंट्स होंगे इसके बाद डिस्कशन के। ये इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम शो कर रखा है। मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो उसने क्लोरीन को दिया। एक क्लोरीन एटम को 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे को 1 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम पे चार्ज आ गया 2 पॉजिटिव और Cl पे चार्ज आ गया नेगेटिव। बट ऐसे ऐसे 2 हैं, तो 2 एक ब्रैकेट के अंदर Cl लिखा है, Cl के ऊपर नेगेटिव शो किया गया। इस तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम। जो पहले ड्रॉ किया था वो था ऑर्बिट स्ट्रक्चर। इस तरीके से थोड़ा बहुत डायग्राम्स देख लेना कि पहचान पाओ एटलीस्ट, कोई स्टेप में कोई मिस्टेक तो नहीं है। अब एग्जाम में तुम्हें ड्रॉ करने को तो आएगा नहीं। अब ये आ सकता है कि तुम मिस्टेक्स पहचान लो, कुछ मिस्टेक अगर किया है तो कौन सा स्ट्रक्चर ठीक है कौन सा गलत है वो पहचानने को बस आ सकता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता अपने यहाँ से। डन यहाँ तक? ओके, सबको क्लियर है? चलो इस चैप्टर को पूरा एंड तक पहुंचा देते हैं एक बार। सम डेफिनेशंस। इलेक्ट्रोवैलेंसी का डेफिनेशन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मतलब 1 एटम ऑफ एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करता है उसको बोलते हैं उस एलिमेंट का इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है ना? तो ये याद रखना कि एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है या लूज कर रहा है। ऐसा नहीं कहीं पे 2 एटम्स है तो दोनों का कंबाइन कर दो, ऐसा नहीं। एक इलेक्ट्रॉन एक एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है या फिर गेन कर रहा है वो काउंट करना होता है। ठीक है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम, एन मतलब क्या होता है? एक सिंगल एटम की बात हो रही है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट loses or gains to form electrovalent bond is called electrovalency. Clear? नेक्स्ट है कोवैलेंसी। कोवैलेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, number of covalent bonds that a particular atom can make with other atoms. Number of covalent bond that a particular atom can make with other atoms in forming a molecule is called it, बोलते हैं उस एटम की कोवैलेंसी। ठीक है, कोवैलेंसी क्लियर है? इलेक्ट्रोवैलेंसी कोवैलेंसी दोनों क्लियर हो गया? क्लियर है ना? चलो, इलेक्ट्रोवैलेंसी कोवैलेंसी दोनों क्लियर है? इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा डिफरेंसेस दे रखे हैं सेलिना के बुक में, तो वो मैंने बस नोट कर दिया है, बट किसी काम का नहीं है ये आने नहीं चाहिए ऐसे। एग्जाम्पल ऑफ कोवैलेंसी, चलो एग्जाम्पल्स ऑफ कोवैलेंसी एक बार देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कोवैलेंसी, हाँ, तो जैसे कोवैलेंसी का अगर एग्जाम्पल देखना चाहते तो मैं बात करता हूँ, मान लो ऑक्सीजन के बारे में बात करता हूँ। तो ऑक्सीजन के कौन कौन से तुम्हें कंपाउंड्स पता है? या एक तो ऑक्सीजन विथ ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन्स के पेयर शेयर करते हैं इनके बीच में? कितने इलेक्ट्रॉन्स के पेयर शेयर करता है? 2 पेयर शेयर करता है। या वाटर की बात करेंगे तब भी कितने शेयर्स होते हैं? एक ऑक्सीजन एटम हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। एक ऑक्सीजन एटम हमेशा 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ये हो गया इसका क्या? इट्स कोवैलेंसी इज 2। कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। रीजन क्या है? बिकॉज ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना था? 2,6। कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए उसको? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जितने चाहिए उतने वो शेयर करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए उतने वो शेयर करेगा। अगर ऑक्सीजन दोनों उसके साथ शेयर कर लेगा या फिर हाइड्रोजन 2 अलग अलग शेयर करेगा। समझ आई बात? कोवैलेंसी का मतलब समझ में आ रहा है? अगर HCl की बात करेंगे, क्लोरीन की कोवैलेंसी कितनी होती है? कोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज कोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1। कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1। कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1।
किसने ये खतरनाक आंसर दिया है? अनन्या? कौन सा नशा करती हो? कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1। कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन कितना निकलेगा? नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? करेक्ट तनिषा? अर्शुल का भी आंसर करेक्ट। कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3। नाइट्रोजन हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहता है। एंड कोवैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। कोवैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। उसको बोलते हैं टेट्रा कोवैलेंट। कोवैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। सो कॉमनली हम लोग बोलते हैं टेट्रा कोवैलेंट। तो ये चारों एग्जांपल्स चाहो तो नोट कर लो, 4 या 5 जो भी यहाँ लिखे हुए 5। कोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन 1, कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन 1, कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन 2, कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3, कोवैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। ये सारे कॉपी कर लो। अपराजिता ठीक है ना एग्जांपल्स? हाँ अपराजिता, एग्जांपल्स ऑफ कोवैलेंसी क्लियर है? Yes, sir. कोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन 1, कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन 1, कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन 2, कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन 3, कोवैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। इरेज कर दूं इसको? कॉपी हो गया? कॉपीड? यस। चलो ये थोड़े बहुत एक्स्ट्रा से पॉइंट्स है, किसी काम के नहीं है। डिफरेंशियल बिटवीन सोडियम एटम एंड सोडियम आयन। सोडियम एटम न्यूट्रल होता है, सोडियम आयन पॉजिटिवली चार्ज होता है। सोडियम एटम हाईली एक्टिव होता है, सोडियम आयन इनएक्टिव होता है। सोडियम एटम पॉइजनस है, सोडियम आयन नॉन पॉइजनस है। एंड साथ में एक बात, सोडियम एटम की जब बात करेंगे तो आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होता है, सोडियम आयन में आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना? पॉइजनस कौन सा होता है? सोडियम एटम पॉइजनस है, सोडियम आयन इतना पॉइजनस नहीं है। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हो गए तुम्हारे पास। नॉट एग्जैक्टली केमिकल बॉन्डिंग, बट तुम्हारे बुक में दे रखा है आयंस के बीच में डिफरेंस, एटम एंड आयंस में क्या डिफरेंस होता है, तो नोट कर सकते हो। ओके, ऐसे ही क्लोरीन एंड क्लोराइड आयन, क्लोरीन एटम क्लोराइड आयन में सेम टाइप के डिफरेंसेस हो जाएंगे। एक का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, एक का ऑक्टेट कंप्लीट है। एक न्यूट्रल है, एक नेगेटिवली चार्ज है। क्लोरीन एटम हाईली एक्टिव, क्लोराइड आयन इनएक्टिव हो जाता है बिकॉज उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। क्लोरीन एटम पॉइजनस होता है, क्लोराइड आयन नॉन पॉइजनस होता है। बट ये बहुत ही बेकार पॉइंट्स हैं, ऐसे बेकार क्वेश्चंस कभी आते नहीं एग्जाम में। सर तो ये याद करने का जरूरत नहीं है ना? जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम होगा तो देख लेना बस, जरूरत नहीं है। जब बहुत बार पढ़ने के बाद भी टाइम बचा हो तो फिर एक्स्ट्रा पॉइंट्स को भी कवर कर लेना, और टाइम कम हो तो फिर जरूरी चीजों को कवर करो। बात समझ आ गई? ठीक है ना? जिनके पास एक्स्ट्रा टाइम बचा हो उनके लिए ये सारी चीजें हैं, जिनके पास टाइम पहले से कम है तो उनके लिए ये सब बेकार के पंगे लेने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट मैंने एक लिस्ट बनाया है फॉर कोवैलेंट कंपाउंड्स।
पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? पहला, इसके अंदर 3 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, 3 टाइप के फोर्सेस होते हैं पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स में। कौन कौन से होते हैं? एक होता है वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दूसरा होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और थर्ड जो होता है कभी कभी होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस ये 3 नाम नोट कर लो। 3 टाइप के फोर्सेस आ सकते हैं इसके अंदर। कौन कौन से? एक वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेकंड कभी कभी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, और थर्ड बहुत ही रेयरली होता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही कम केसेस में आते हैं, बस नाम नोट कर लेना। डिटेल में सारा कुछ 11th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड की पहली प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अगर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो इट इज हायर देन नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स बट लोअर देन आयनिक कंपाउंड्स। इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लोअर होती है आयनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में, बट हायर होती है एज कंपेयर टू नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में अच्छी होती है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होता है ये। पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इसको हम लोग बोलते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक। क्या बोलते हैं इस रूल को हम लोग? इस रूल को हम लोग बोलते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक। पोलर डिजॉल्व करेगा पोलर के अंदर, नॉन पोलर डिजॉल्व करता है नॉन पोलर के अंदर, इसको बोलते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई डिफिकल्टी? यहाँ तक ठीक है ना? अब तुम लोगों से एक क्वेश्चन है कि पोलर कोवैलेंट कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन क्या करेगा? अगर एक्वस सॉल्यूशन होगा पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स का, वो रूल को बोलते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक। जिनको रूल नोट करने को लिख सकते हैं वो लाइक डिजॉल्व्स लाइक। बिकॉज पोलर कोवैलेंट कंपाउंड से वाटर जो है वो भी पोलर है, वाटर भी पोलर है। पोलर वाला पोलर में डिजॉल्व हो रहा है, और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है ये नॉन पोलर होता है, इसमें डिजॉल्व नहीं हो पाता। ओके, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तनिषा क्लियर है क्या? हाँ तनिषा, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ये पॉइंट समझ में आ गया? अब इसके बाद मुझे एक आंसर देना कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स, इसके अंदर क्या होगा? आयनाइजेशन या फिर डिसोसिएशन क्या होगा इसके अंदर? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स, इनमें क्या होता है? आयनाइजेशन होगा या फिर डिसोसिएशन, दोनों में से कौन सा होगा? हाँ, तो जो तुमने बोला ननिया उसका ठीक उल्टा होगा, ठीक है? आयनाइजेशन ही होगा, आयनाइजेशन होता है इसके अंदर, डिसोसिएशन नहीं होता। डिसोसिएशन आयनिक कंपाउंड्स का होता है, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स का क्या होता है? आयनाइजेशन होता है। ये पॉइंट नोट कर लो, डिसोसिएशन होता है आयनिक कंपाउंड्स का, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स का आयनाइजेशन होता है। उनके पास पहले से आयंस नहीं होते बट पानी से रिएक्ट करने के बाद वो आयंस फॉर्म कर देते हैं, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन। ठीक है ना? आयनिक कंपाउंड से पहले से आयंस होते हैं, सिर्फ वो ब्रेक होता है, उसको डिसोसिएशन बोलते हैं। बट पोलर कोवैलेंट कंपाउंड में पहले से आयंस नहीं होते, वो पानी से रिएक्ट करने के बाद आयंस फॉर्म करते हैं, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन ऑफ पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। इसको बोलते हैं आयनाइजेशन ऑफ पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। सभी लोग इतना कॉपी कर लो, बस आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। किसी को कोई डाउट रहता होगा तो पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में।
या कभी भी पूछ सकते हो, क्लास की वेट भी नहीं करनी, कभी व्हाट्सएप पे डाउट हो भेज देना। और जिन लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट नहीं दिया है, एमसीक्यू नहीं दिया है, वो लोग ट्राई कर लेना केमिकल बॉन्डिंग का एमसीक्यू। ठीक है, उससे थोड़ा समझ आ जाएगा क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती है। और तुम लोगों में से कितने लोग स्कूल से दे रहे हैं एग्जाम और कितने लोग घर से दे रहे हैं? ऑनलाइन ऑफलाइन का चल रहा है ना? स्कूल से देना है या घर से देना है? तो होना तो ऑनलाइन एग्जाम ही है, बट स्कूल से या घर से? शियाना स्कूल से दे रही हो? काव्या भी स्कूल से? महविश स्कूल से? कुशागर का पता नहीं। ओके, मतलब स्कूल से भी कुछ लोग दे रहे हैं। क्यों स्कूल से देने का कुछ खास रीजन? मोस्ट प्रोबेबली घर से। हर्षु का क्या हुआ, मतलब घर से दे रहे हो हर्षु? फाइनली हो गया सेट? चलो ओके। तो जिनके भी घर में नेटवर्क वीक होगा तो वो तो सोच सकते हैं कुछ, बट घर में अगर नेटवर्क अच्छा है, वाईफाई एटलीस्ट लगवा लेना एग्जाम देने से पहले। हाँ, घर से लगवा करना है तो फिर नेटवर्क का ये हो जाएगा। स्कूल वालों के पास नेटवर्क अच्छा है ये पहले चेक कर लेना, उसके बाद ही स्कूल से देना। स्कूल वालों को बोलना कि एक बार स्कूल में तुम लोग मॉक एग्जाम देना चाहते हो, एक बार स्कूल वाले दिखा दे करवा के कैसे करना है। स्कूल का एक बार ट्राई करना कि नेटवर्क स्कूल का कैसा है, अगर स्कूल का नेटवर्क खराब होगा तो फिर तो नहीं करना। हाँ, पहले ही बोल के रखना स्कूल वालों को, नेटवर्क अच्छा रहे, बिल्कुल परफेक्ट रहे तभी करवाना है, अदरवाइज बेकार नेटवर्क में फंस जाएगा स्टूडेंट, बहुत हेडेक होगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद कर दिया जाए। अपना ही फोन लेके जाना है।